Hey yo, how are you all? I hope you all are fine. और मज़ा आ रहा है? आना भी चाहिए। चलिए ऐसे ही मज़े के लिए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर पे। और लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे गॉसियस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन नंबर 1 जो हमने पढ़ी थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर 2 में हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से किसी भी दिए गए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था। क्या आया था? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। उसके बाद तीसरा जो डेरिवेशन हमने किया था उसमें एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ली थी और उस प्लेन शीट की वजह से उसके पास में दिए गए किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, जो कि क्या आया था? शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो हम कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शीट में और प्लेट में क्या अंतर है। शीट में क्या है कि अगर हमने चार्ज दिया है तो वो जो दिया गया चार्ज है वो उसी जगह पर रहेगा। अगर ये शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो दिया गया चार्ज इसी जगह पे रहेगा। ये चार्ज यहां से यहां दूसरी साइड में नहीं जा सकता। लेकिन अगर यही एक कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट में क्या है, जैसे ही आप इधर चार्ज दोगे तो वही चार्ज दूसरी साइड में भी चला जाएगा। तो मतलब दोनों ही साइड जो है वो चार्ज हो जाएंगी। तो ये शीट में और प्लेट में अंतर है। शीट में एक ही साइड में चार्ज रहता है, प्लेट में दोनों साइड में चार्ज रहता है। तो अभी हमें दी गई प्लेट के द्वारा उसके पास में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। एक शानदार सी प्लेट हम ड्रॉ करेंगे। तो ये डायग्राम आप मेरे साथ ही ड्रॉ करते जाएं। हालांकि बहुत ज्यादा टिपिकल डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आप साथ ही ड्रॉ कर लें, अच्छा है। ये एक शीट हम बना रहे हैं। एक प्लेट हमने बना दी है, कंडक्टिंग प्लेट बनाई है। ये उसकी थिकनेस है, सॉरी इसके सामने से आपको देखने पे ये इसकी विड्थ दिख रही है, ये इसकी पीछे की साइड में थिकनेस है। तो ये एक प्लेट आपको दी गई है। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, मान लो यहां इस पॉइंट पे पता करना है, पॉइंट P पर। मैं गॉसियस थ्योरम को अप्लाई करके इस चार्ज प्लेट के द्वारा इस पे जो चार्ज है वो इस सरफेस पे दिखेगा। ऐसे ही इसके पीछे की साइड में जो सरफेस होगा, जो कि यहां दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, उस पे भी चार्ज होगा। मैंने यहां शो कर दिया वो चार्ज। इस सरफेस पे चार्ज, इसके पीछे वाले सरफेस पे भी चार्ज होगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिए गए पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट P पे सबसे पहले एक गॉसियस सरफेस बना दो। पॉइंट P से पास होता हुआ गॉसियस सरफेस बना रहा हूं। पहले की ही तरह सिलेंड्रिकल सरफेस बना लो। इमेजिनरी गॉसियस सरफेस जो है एक सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने बना दिया है। और दूसरा एंड जो है इस गॉसियस सरफेस का वो इस प्लेट के अंदर कंप्लीट किया है। एक एंड प्लेट के बाहर है, एक एंड प्लेट के बाहर है, और एक एंड इस प्लेट के बीच में अंदर कहीं कंप्लीट किया है, बाहर तक नहीं लाए हैं उसको। ओके, तो अब इस प्लेट के ऊपर इस दिए गए सिलेंड्रिकल सरफेस ने इस प्लेट के ऊपर जो एरिया कट किया गया होगा वो कैसा एरिया रहा होगा? ऑफ कोर्स सर्कुलर एरिया। लास्ट क्लास में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये यहां पे सर्कुलर एरिया इसने कट किया है प्लेट के ऊपर। प्लेट के इस वाले सरफेस पे इसमें दिए गए गॉसियस सरफेस में एक सर्कुलर एरिया कट किया है, और इस सर्कुलर एरिया के अंदर ऑफ कोर्स चार्ज होगा। कितना ये चार्ज होगा वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गॉसियस सरफेस के अंदर बंद जो चार्ज है वो यही है, जो यहाँ पे जिसकी डेंसिटी मैंने इसको थोड़ी सी ज्यादा शो कर दी है। गॉसियस सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद है वो यही चार्ज है जो इस सर्कुलर एरिया में आ रहा है, और यही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस इस पॉइंट P पर कराएगा। ओके, तो अब तक हमने क्या किया है, एक प्लेट ली है। प्लेट लेने के बाद पॉइंट P पर गॉसियस सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियस सरफेस कैसा आया है? सिलेंड्रिकल सरफेस 3 सरफेसेस से मिलकर बना होता है। एक कर्व्ड सरफेस,
एक इस साइड वाला सर्कुलर एरिया और एक इस साइड वाला सर्कुलर एरिया। ओके, उसके बाद इसके अंदर प्लेट, इस गॉसियस सरफेस के अंदर हमने एक और क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर फॉर्म में जो आया है उसको शो किया है। ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जिसके अंदर चार्ज बंद है। ओके, अब कहानी क्या है? गॉसियस थ्योरम हम अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले इस पॉइंट P के चारों तरफ एक छोटू सा एरिया बना देंगे। ओके, पॉइंट P के चारों तरफ एक छोटू एरिया बना दिया। इसका नाम हमने रखा है, इसका बड़ा नाम है DS1। अब DS1 पर जो पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ऐसे बन के जाएंगी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बन के जाएंगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ओके, और इसी पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर खींचना हो, दिए गए सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर दिए गए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये तो हम जानते हैं। ओके, तो इस दिए गए एरिया का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, n कैप से इसको डिनोट करते हैं। तो अब तक हमने क्या किया है? प्लेट ली है, प्लेट गॉसियस सरफेस ड्रॉ किया है और तीन सरफेसेस से मिलके गॉसियस सरफेस बना है। एक कर्व सरफेस है, ये वाला साइड है सर्कुलर, ये वाली साइड है सर्कुलर। और ये क्या है? ये जो सरफेस था, इस सरफेस में से कितना चार्ज, कितना हिस्सा इस गॉसियस सरफेस के अंदर बंद है, ये वो हिस्सा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ θ 0 हो गया। और अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत पते की बात है। बात क्या है? प्लेट के अंदर दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। क्यों होता है ये बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। किसी भी दुनिया के किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर या दुनिया के किसी भी कंडक्टर के अंदर ऐसा हो या वैसा हो, कैसा भी कंडक्टर हो, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हाँ, इस पे एरिया वेक्टर तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं n कैप, लेकिन इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अब मैं कंप्लीट तरीके से गॉसियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए तैयार हूं अकॉर्डिंग टू द गॉसियस थ्योरम। गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग गॉस साहब क्या कहते हैं? गॉस साहब ये कहते हैं किसी भी गॉसियस सरफेस से, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियस सरफेस है, गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो है वो कुल फ्लक्स जो होगा वो होगा सबके सम के बराबर। किसके सम के बराबर? इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स। तो पहले सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स ये होगा E डॉट ds1 प्लस दूसरे एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स E डॉट ds2। ये एरिया मैंने यहाँ ds2 मान लिया, छोटा एरिया जो है, छोटू एरिया ds2 मान लिया, इसको ds2 हो गया। प्लस तीसरा सरफेस कौन सा है? तीसरा सरफेस है ये कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के ऊपर यहाँ एक छोटा एरिया ले लो ds3। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जाएंगी, तो यहां से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाती हुई दिखाई दे रही होगी। इस जगह पे एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? दिए गए पॉइंट से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और आगे बढ़ा दो। ये कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो यहाँ थीटा 90 हो जाता है। तो तीसरे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? E डॉट ds3। पहले सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस दूसरे सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स प्लस तीसरे सरफेस से कर्व सरफेस जो है, ये वाला कर्व सरफेस जो है उससे गुजरने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू गॉसियस सरफेस के अंदर कुल बंद चार्ज, टोटल बंद चार्ज Q, ये वाला जो चार्ज है मैंने Q मान लिया, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds1 को लिख सकता हूं E ds1। थीटा कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0। तो E ds1 cos 0। ओके,
का इंटीग्रेशन प्लस दूसरे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो E तो यहाँ 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, E 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस E डॉट ds 3, तो इसे लिख सकते हैं E ds 3 cos थीटा, थीटा कितना है 90 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना बंद है इसके अंदर, चार्ज हमें निकाल लेना होगा, चार्ज अभी Q लिख देता हूं मैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, बता दो कि cos 0 जो है वो 1 होता है आजकल, और cos 90 जो होता है वो कितना होने लग गया है 0, तो ये वैल्यूज को पुट कर दो, ये cos 0 हो गया तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा है e dx 1, ये तो 0 था ही, और cos 90 की वजह से ये टर्म भी 0 हो जाता है, तो इज इक्वल टू में बचेगा गॉसियन सरफेस के अंदर बंद चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, कहानी यही खत्म नहीं हो जाती है, चार्ज कितना है ये पता करना पड़ेगा। मान लो ये जो सरफेस था इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान ली सिग्मा, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है इस हिस्से में बंद चार्ज Q अपॉन में इस हिस्से का सरफेस एरिया, मान लो टोटल सरफेस एरिया S है, इस हिस्से में बंद चार्ज Q अपॉन में इस हिस्से का सरफेस एरिया S, तो यहां से कहां से यहां से Q इज इक्वल टू आ जाता है सिग्मा S, Q इज इक्वल टू सिग्मा S। अब ये जो मान आया है यहां पुट कर देते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा S वैल्यू पुट हम करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds 1 में से E को बाहर ले लो, ले लिया, अंदर कौन बचा ds 1 बचा, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना बंद है गॉसियन सरफेस के अंदर सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में E बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन के अंदर ds 1 बचा है, इज इक्वल टू Q की वैल्यू सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ds 1 कितना आएगा, ऑफ कोर्स S1 आ जाएगा, ds1 मतलब ds1 क्या है, ये छोटा एरिया, तो टोटल एरिया क्या होगा, ये वाला सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर एरिया टोटल जो है मैंने S1 मान लिया, तो E इंटीग्रेशन ऑफ ds1 की वैल्यू आ जाएगी S1 इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि दिए गए सिलेंडर के अंदर जो दिया गया सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके अंदर दिया गया जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके अंदर चाहे ये वाला एरिया देख लो, ये वाला एरिया देख लो इस एंड पे, या इसके अंदर कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बन रहा है, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बन रहा है वो सारे एरिया मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, सबकी वैल्यूज बराबर होंगी। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि ये जो S है और S1 है बराबर होंगे, क्योंकि S1 जो है S के बराबर है, S1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो E S इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S को उड़ा दो, उड़ाते ही हमें E इज इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है फाइनल डेरिवेशन किसी भी दी गई कंडक्टिंग प्लेट के द्वारा किसी भी पास वाले पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक बड़ा ही मजेदार कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से डायरेक्शन जो बनेगी वो इधर बनेगी, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कोई भी प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट नहीं, दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, XYZ कैसी भी शेप का कंडक्टर हो, मान लो ये कंडक्टर है, इसको चार्ज दिया गया है, इसके सरफेस पे या इसके सरफेस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर ऐसा कोई कंडक्टर है, ऐसा कोई कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दुनिया के हर कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं दूरी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा प्लेट के लिए, इनफाइनाइट प्लेट के केस में, इनफाइनाइट प्लेट के केस में ये दूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जितना प्लेट के पास में होगा उतना ही प्लेट से थोड़ा सा दूरी पे होगा, उतना ही थोड़ा सा और ज्यादा दूरी पे
इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसके अलावा मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये कि दुनिया की कैसी भी शेप का कंडक्टर ले लो, हर कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बनता है। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कैसे बनता है। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है गॉसियस थ्योरम की वो है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल, या फिर इसी को बोल सकते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। अभी कहानी क्या है, अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक फुटबॉल टाइप की ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल टाइप की मतलब उसके सरफेस पे तो चार्ज है, उसके अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर से हॉलो है। या तो ऐसी ऑब्जेक्ट हो, इसी को स्फेरिकल सेल बोलते हैं, या फिर स्फेरिकल कंडक्टर भी हो सकता है। स्फेरिकल कंडक्टर मतलब सॉलिड बॉल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दोनों के केस में वो सेम आएगा, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। सेल समझ में आ गया, अंदर से हॉलो होगा, और कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर समझ में आ गया। सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर मतलब अंदर उसके मटेरियल होगा सॉलिड बॉल की तरह होगा। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है सबसे पहले आउटसाइड द सेल। मतलब कहानी ऐसी है, मेरे पास ये शानदार सा एक स्फेरिकल सेल है जिसके सरफेस पे चार्ज है, और अब मुझे जो इसकी रेडियस जो दे रखी है वो कैपिटल R है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो पता करना है वो यहां पता करना है पॉइंट P पर। और पॉइंट P कहां है, स्फेरिकल सेल के बाहर, कितनी दूरी पे, R दूरी पे। अब कहानी ऐसी है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है उस पॉइंट पे हमें खींच देना होता है कौन, गॉसियस सरफेस। ओके, तो खींच डालो, ये गॉसियस सरफेस हमने खींच दिया, शानदार सा गॉसियस सरफेस है, इसको लिख दो, बता दो कौन है ये गॉसियस सरफेस है। किसने बताया था इसके बारे में, गॉस साहब ने बताया था। गॉसियस सरफेस है, और पॉइंट P पर फिर क्या कर देना होता है हमें, फिर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी होगी। तो पॉइंट P के चारों तरफ एक छोटू सा एरिया ले लेंगे, ये छोटू सा एरिया है ds। इस एरिया का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, और किसी भी स्फीयर के ऊपर नॉर्मल कैसे खींचा जाता है, उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो, तो पॉइंट को सेंटर से मिला दो, आगे बढ़ा दो, ये तो हो गया n कैप। दिए गए एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। परपेंडिकुलर कैसे खींचा जाता है, उस पॉइंट P को सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, इस पॉइंट P को इसके सेंटर से जिस कंडक्टर जिस सेल पे भी चार्ज है उसके सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। जिस सेल पे भी चार्ज है उसके सेंटर से इस पॉइंट P को मिला के आगे बढ़ा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं ये वापस से एक ही दिशा में है, इनकी दिशाएं हमेशा सेम आ रही हैं बार बार। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा हो जाता है 0। गॉसियस थ्योरम लगा देते हैं। क्या कहते हैं गॉस साहब, इस चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस दिए गए सरफेस से कितनी बाहर जाएंगी ये पता करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू गॉसियस सरफेस के अंदर बंद चार्ज मतलब इस हिस्से में चार्ज Q मान लो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds को ओपन कर लो, E ds cos थीटा, और थीटा कितना है 0 का क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरा सरफेस बंद ही तो है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आजकल 1 होती है, cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ E ds बचा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर ds, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, ds मतलब ये छोटा एरिया, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब ऐसे सभी छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो दिए गए गॉसियस सरफेस का टोटल एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू s आ जाएगी, तो ये आ गया es इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बता दो s क्या है, s सरफेस एरिया ऑफ गॉसियस सरफेस, किए गए गॉसियस सरफेस का सरफेस एरिया है। कैसा है सरफेस एरिया, स्फेरिकल है, स्फेरिकल का सरफेस, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या
क्या होता है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू पुट कर दो तो e इंटू एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में चला गया, वो पहले से कौन था q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले से था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। E इज इक्वल टू आ जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये देखा सा लग रहा है, ये जो फॉर्मूला है काफी देखा सा लग रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ओके, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकल के आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है। अच्छा, इसी में सोचो, अगर मैं इस पूरे चार्ज को q को सेंटर पे रखा हुआ मान लूं तो मान लो भाई, लो मान लिया, और इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज से r दूरी पे, ओके r दूरी पे दिए गए पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूं तो कितना आएगा, सिंपल है, E इज इक्वल टू k, k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। सेम है, मतलब कंक्लूजन में ये बना रहा हूं कि अगर कोई स्फेरिकल सेल होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है बाहर, तो मैं पूरे के पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे रखा हुआ मान सकता हूं, और फिर जितनी भी सेंटर से जितनी भी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाले से। तो ये कंक्लूजन हो जाता है कि अगर सेल के सरफेस के बाहर चार्ज रखा हुआ है तो पूरे के पूरे चार्ज को आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि सेंटर पे रखा है चार्ज, और फिर जितनी दूरी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, r दूरी पे निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज है अपॉन में दूरी का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो ये कंक्लूजन हो जाता है इसके लिए। ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें आउटसाइड द सेल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है। अगर इसके अलावा मैं पहले इसको इसी में एक और फॉर्म में इसको लेके आ रहा हूं, थोड़ा एक और डिफरेंट फॉर्म में लेके आ रहा हूं। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानते हैं, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मान लेते हैं, इज इक्वल टू होता है कितने हिस्से पे चार्ज q अपॉन में इस हिस्से का सरफेस एरिया s, q अपॉन में s, और s की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप चाहें तो 4 पाई r स्क्वायर वैल्यू भी पुट की जा सकती है, तो 4 पाई इंटू r स्क्वायर, लेकिन ध्यान देना q अपॉन में सरफेस एरिया किसका, दिए गए सेल का, और सेल का सरफेस एरिया होगा 4 पाई इंटू सेल का सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसकी सेल की रेडियस कितनी है, कैपिटल R। पिछली बार जो मैंने सरफेस एरिया निकाला था वो गॉसियन सरफेस का था, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आया था। अभी सरफेस एरिया सेल का निकालना है तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में उस हिस्से का सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से q की वैल्यू पुट कर दो, तो q की वैल्यू हो जाती है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये वैल्यू को यहां पुट कर दो तो E का फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ये वाला q की वैल्यू पुट कर दी, बस सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई ये बचा सिग्मा R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी इस वाले फॉर्मूला को आप लिखा हुआ देख सकते हैं, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल आउटसाइड ऑफ द सेल कितना आता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन सेल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, फिर हमने क्या कंक्लूजन माना था, हमने माना था कि पूरे के पूरे चार्ज को सेल के सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है। उसके बाद मैंने इसी फॉर्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड के सेल के सरफेस के बाहर अगर निकालना हो
तो दूसरे फॉर्म में भी आपको लिख के बताया है। अब नेक्स्ट केस में सेल जो पॉइंट P ले रहे हैं, पॉइंट P हम ले रहे हैं, उसको दिए गए सेल के सरफेस के ऊपर ही लेंगे। तो ये सेल है, रेडियस कैपिटल R है, इस बार पॉइंट P सरफेस के ऊपर ही ले लिया है, तो यही इसी जगह पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा और छोटा एरिया यही लेना होगा। इस छोटे एरिया पे एरिया वेक्टर कैसे खींचेंगे, इस पॉइंट P को सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दो, एरिया वेक्टर हो गया। और क्योंकि ये चार्ज स्फेरिकल सेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं कंडक्टर के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं। यहां परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसके सेंटर से मिला के आगे बढ़ा दो। E और n कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 0 हो गया। गॉसियन थ्योरम लगा दो, क्योंकि टोटल फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds में थीटा कितना है, 0 है, तो E ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0, E डॉट ds को ओपन कर लिया, क्लोज इंटीग्रेशन का निशान आ गया, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और E को बाहर ले रहा हूं, एक ही स्टेप में E को बाहर भी ले रहा हूं। इंटीग्रेशन के अंदर बचा, क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर बचा ds, cos 0 की वैल्यू 1 रख दी, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या, d के निशान से इंटीग्रेशन के निशान को हटा देते हैं तो s बचेगा, तो es इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s मतलब दिए गए गॉसियन सरफेस का एरिया, s इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जो कि होगा s इज इक्वल टू 4 पाई। तो इस बार तो गॉसियन सरफेस की रेडियस भी कैपिटल R है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो E इंटू s की वैल्यू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, 4 पाई R स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं, E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, दूसरी साइड में जाके 4 पाई R स्क्वायर डिवाइड में इनटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा अरेंज कर लो, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन R स्क्वायर साथ में। तो ये फॉर्मूला भी आपको बड़ा देखा सा लगेगा, इसमें भी मतलब पहले वाला कंक्लूजन यहां भी वैलिड है। क्या, दिए गए चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। मतलब पूरे के पूरे चार्ज को अगर आप सेंटर पे रखा हुआ मान लो तो मान लिया, और फिर r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा जाए तो कह दो, निकाल देंगे। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में, यहां इस बार दूरी तो कैपिटल R है, कैपिटल R के बराबर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, q अपॉन R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दोनों ही फॉर्मूला सेम आ रहे हैं। मतलब अगर कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान लो, और फिर जो भी रेडियस है, जितनी भी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, उस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये सेकंड कंक्लूजन भी सेम ही है। If we need to find out the electric field at the surface of the cell, then we can assume whole of the charge is kept at the center of the cell. ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका, जिसमें हमने सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था। अब तीसरा पॉइंट होगा, अब मैं दिए गए स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा। तो तीसरा जो पॉइंट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे दिए गए सेल के सरफेस के अंदर। ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, कॉम्पिटिशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसाइड द सेल। तो आप सभी यो को ये कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, आई होप समझ में आ रही होंगी।
नहीं आ रही है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, अब वापस से रिपीट करके देख लेना इनको। ओके, इनसाइड द सेल अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये वो सेल बना देते हैं, ये दिया गया स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। इस बार जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वो अंदर है यहाँ, तो इस पॉइंट पी पर गॉसियन सरफेस बना दो, पॉइंट पी पर गॉसियन सरफेस बना दिया। ओके, अब फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्शंस लिखने बनाने से पहले फॉर्मूला लिख लो। फाई ई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये गॉसियन सरफेस को देख के बताओ इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जो भी चार्ज है वो बाहर है, जो भी चार्ज है वो बाहर है। सरफेस के गॉसियन सरफेस जो डॉटेड वाला है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इल है। अगर चार्ज इल है, चार्ज नहीं है तो फिर क्या होगा, चार्ज ही नहीं है। देखो चार्ज क्यू ही नहीं है, मतलब जीरो आ गया, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कितना आ जाएगा, जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो हो गई। जब चार्ज जीरो है तो ये वाला पूरा टर्म जीरो के बराबर आ गया। अब एरिया दिए गए गॉसियन सरफेस का एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, डीएस नहीं हो सकता जीरो, तो फिर निश्चित रूप से दोनों का मल्टीप्लाई को अगर जीरो करना है, डीएस जीरो नहीं हो सकता, तो निश्चित 100% श्योरली ई को जीरो होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है दुनिया के किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहां कितना होगा, जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर जीरो ही होगा। अच्छे से याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर जीरो ही होगा। अच्छा, जिस टाइम मैंने हेडिंग लिखी थी तो मैंने स्फेरिकल सेल के स्लैश में स्फेरिकल कंडक्टर भी लिख दिया था। कंडक्टर के लिए भी सेम डेरिवेशन है। अगर सॉलिड कंडक्टर है, यहां बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, E इज इक्वल टू के या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सेंटर से दूरी का स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब यहां भी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज है उसको अंदर रखा हुआ आप मान सकते हैं सेंटर पे, और फिर पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान लिया, पूरा का पूरा चार्ज पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज के द्वारा r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, k q अपॉन r स्क्वायर। सेल के सरफेस पे पता करना है तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, फिर रेडियस आ जाएगी, रेडियस कितनी है, r है, तो q अपॉन r स्क्वायर। और अगर अंदर पता करना है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर भी जीरो होगा। ये तो लास्ट डेरिवेशन में भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये कहानी है। ओके, ग्राफ ड्रॉ करें। अच्छा, इस वाली प्रॉपर्टी को, ये जो फॉर्मूला है बल्कि सेल के लिए या फिर कंडक्टर के लिए, मैंने मान लिया ये जो सरफेस है, इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है इस हिस्से पे चार्ज Q अपॉन में इस हिस्से का सरफेस एरिया S। सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा, Q की जो वैल्यू आई है सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, Q की वैल्यू को यहां पुट कर लो। सेकंड वाले केस में सेल के सरफेस के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं उस टाइम जो फॉर्मूला आ रहा है वहां पे Q की वैल्यू पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर और अपॉन में भी R स्क्वायर है। ये मैंने Q की वैल्यू पुट कर दी है। डॉट आस्क मी Q, R स्क्वायर से उड़ा दो, 4 पाई से 4 पाई को उड़ा दो, उड़ाने के बाद बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्मूला तो बड़ा देखा सा लग रहा होगा आपको। तो ये फॉर्मूला लास्ट डेरिवेशन में आपने पढ़ा था, दुनिया के किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, तो हाँ ये भी कंडक्टर था, इसके सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है।
या फिर इस रिजल्ट को ऐसे लिख लो एक ही बात है, या फिर इस रिजल्ट को ऐसे लिख लो एक ही बात है। दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों एक ही फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म में है लेकिन एक ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दोनों ही केसेस में। ग्राफ, अब मजेदार चीजें आ रही हैं। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे दिए गए स्फेरिकल सेल की वजह से, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, मान लो ये पॉइंट पी है जो कि स्मॉल आर दूरी पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस पे दूरी डिस्टेंस स्मॉल r। मैंने डिस्टेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक तो वो डिस्टेंस जब जो पॉइंट है वो सेल के अंदर होगा, सेल के अंदर होगा मतलब स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा होगा। स्मॉल r जो है, स्मॉल r क्या है, जिस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कैपिटल R से छोटा होगा, मतलब अंदर की बात कर रहे हैं हम। ओके, दूसरी बात ये है कि जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, मतलब पॉइंट P जो है सरफेस पे ही आ जाएगा। ओके, अब आगे स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से अगर बड़ा हो, 3 हिस्सों में हमने इस डिस्टेंस को डिवाइड कर लिया है, विभाजित कर लिया है, खंड खंड कर दिया है। ओके, स्मॉल r जब कैपिटल R से छोटा होता है, मतलब सेल के सरफेस के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बताओ रिंकू, आदि, राहुल, अमन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ आप जीतते हैं 101 रुपए। चलिए आगे हम बात करेंगे, सेल के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर 0 होता है, तो मतलब स्मॉल r की वैल्यू जब 1 सेंटीमीटर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, स्मॉल r की वैल्यू जब 1 सेंटीमीटर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, 2 सेंटीमीटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कब तक 0 रहेगा, जब तक कि हम स्मॉल r कैपिटल R ना कर दें, मतलब जैसे ही सरफेस पे पहुंचते हैं उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, उसके अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलती है, डॉटेड करके बता दो, ये वैल्यू होगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के बराबर। कितनी वैल्यू मिल गई, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R करते ही KQ/R² के बराबर वैल्यू मिल जाती है। आप पीछे फॉर्मूलाज को देख सकते हैं। अब जैसे ही स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R से बड़ा करेंगे, मतलब बाहर चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे r को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। वही यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ खींच दो। r को जैसे ही स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हुआ, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से जब बड़ी होगी उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। तो ये ओवरऑल ग्राफ आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल के।